साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में अच्छे से देख लिया है। हमने देखा यहाँ पर कि कैसे जो है इन वंशों ने एक अपनी विजयों के माध्यम से कैसे इस छोटे से राज्य को विस्तारित करने का काम करते हैं। आज हम अपनी इस क्लास में ये देखना चाहेंगे कि आखिरकार ये मगध जो साम्राज्य मगध राज्य था छोटा सा, वो कैसे, क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा कारण था कि इसने अपने आप को विस्तारित कर लिया। क्या इसके शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर युद्ध को जीतते हुए राज्य में विस्तार करते चले गए, या फिर कोई और कारण था जिसने मगध के उत्थान में सहायक भूमिका निभाई। क्या आप देखते हैं अवंत के भी तो शासक थे जिन्होंने मतलब महान शासक हुए जिन्होंने अपने विजयों के माध्यम से अपनी सार्वभौमिक सीमा में विस्तार किया, या और भी जो समकालीन महाजनपद थे उन्होंने भी तो अपनी विजयों के माध्यम से इसको विस्तारित करने का काम किया। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि जो है मगध जो है एक छोटे से राज्य से आगे बढ़कर एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो पाया। निस्संदेह हम कह सकते हैं कि जो शासक होते हैं उनकी कूटनीति, उनकी सूझबूझ एवं पराक्रम राज्य विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि उसके साथ अन्य परिस्थितियां भी जरूरी हो जाती हैं जो कि उनका साथ दें। सबसे बड़ी चीज होती है भौगोलिक परिस्थिति। अगर भौगोलिक परिस्थिति आपके अनुकूल है तो ही आप क्या कर पाएंगे, मतलब कोई भी शासक क्या कर पाएगा, युद्ध को आसानी से जीत पाएगा। अन्यथा अगर भौगोलिक परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं तो उसको भी क्या होता है, राज्य विस्तार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यही सेम चीजें किसके साथ घटित होंगी, मगध के साथ। मगध जो स्थापित होगा वो कहीं ना कहीं इसलिए अपने आप को स्टैब्लिश कर पाता है क्योंकि उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो बहुत ही अनुकूल थी। कैसे अनुकूल थी, आप देखिएगा कि किसी भी चाहे वो समाज हो या राज्य हो, उसके विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत बनेगी, तो उस समय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन था कृषि। अगर कृषि अच्छी है तो कृषि से ही क्या होता था, राज्य को टैक्स प्राप्त होता था, राज्य को कर प्राप्त होता था। तो कृषि करने के लिए कहीं ना कहीं हम नवपाषाण काल से आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर पहुँचते हैं जनपद काल में, महाजनपद काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर एक क्रांति होती है जहाँ पर देखने को मिलता है लोहे का आविष्कार। और जब लोहे का आविष्कार होता है तो लोहा जो होता है वो जब धरती को हम प्लॉफिंग करते हैं, उसको जोतने का काम करते हैं, तो लोहे के माध्यम से हम जमीन को ज्यादा अंदर तक खोदने का काम कर सकते हैं। और जब बीज अंदर तक जाएगा तो उससे पैदावार में वृद्धि हुई। ठीक है, और लोहे के माध्यम से फसल के लिए मतलब पूरी तरीके से लोहा उपयोगी साबित हुआ। और ये जो लोहे की खान थी वो तत्कालीन समय में बिहार के आसपास क्षेत्रों में ज्यादा विस्तृत थी। तो इस तरीके से वहां के जो शासक हुए उनका जो है उस लौह अयस्क पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आप थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि यही लोहा जो होगा वो औजार बनाने के भी काम आएगा। अब कोई व्यक्ति सामान्य औजार से काम कर रहा है और कोई एक ऐसा शासक है जो मजबूत लौह अयस्क का प्रयोग करके धारदार तलवार, तीर, कमान ये सब बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सैन्य व्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। और जिस किसी की भी सैन्य पावर और आर्थिक पावर मजबूत है वह कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश तो कर ही ले जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनके शासक कहीं ना कहीं ऐसे ही महान बन गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी कूटनीतिक, अपनी सूझबूझ, अपनी विजयों के माध्यम से मगध को चरमोत्कर्ष पर भी पहुंचाने का काम किया है। तो भौगोलिक परिस्थितियां एवं शासक के पराक्रम ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अपने इस छोटी सी क्लास में यही आपको समझना चाहेंगे कि आखिरकार मगध का उदय कैसे होता है, कैसे जो है मगध जो है अपने आप को विस्तारित करने का काम करता है। ठीक है, तो एक छोटे ही हेडिंग के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मगध जो है कैसे एक विशाल साम्राज्य में आगे चलकर परिवर्तित होगा। क्या चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से आते हैं और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं? नहीं, इसकी जो बीज होते हैं वह कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जो हमने 3 वंशों को देखा, उन्हीं 3 वंशों में इसके बीज देखने को प्राप्त होते हैं।
ठीक है, तो हमारी आज की जो हेडिंग है वो आप देखिएगा क्या है। मगध साम्राज्य के उदय, मगध साम्राज्य के उदय एवं सफलता के कारण। ठीक है, ये है आपकी आज की क्लास। इसमें देखिएगा, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह 5 पहाड़ियों से, याद है आपको 5 पहाड़ियां? ना हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कौन सी राजधानी क्या थी? शुरू में उसकी राजधानी गिरिव्रज होती है, फिर बाद में राजगिरी हो जाती है। राजगिरी क्या थी? वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, कि राजधानी वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो 5 पहाड़ियों से घिरी है, तो जाहिर सी बात है जहां राजा बैठ रहा है, जहां राजा अपने शासन का संचालन कर रहा है, वहां तक किसी को अगर आक्रमण करना हो तो वहां पहुंचना मतलब तुरंत द्रुतगामी तरीके से वो वहां पर नहीं पहुंच सकता है। अगर पहुंचना प्रारंभ भी करता है तब तक राजा को पता चल जाएगा, और वो क्या करता था कि जो है उसके पहले ही वो आक्रमण करके उन शासकों को परास्त कर देता आराम से। तो इस तरीके से यही 5 पहाड़ियां होती हैं, मतलब जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वो क्या करती हैं, इस साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम करती है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह 5 पहाड़ियों से घिरी थी। क्या था? ठीक है, उसका नाम क्या था? राजगृह। मैं यहां अपने कट में आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ उसकी नवीन राजधानी पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के तट पर स्थित थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब गंगा और सोन नदियां थी, जिसमें 2 ही चीजें, एक व्यापारिक गतिविधियां आसान हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो किसी नदी के आसपास का क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं उपजाऊपन उसमें ज्यादा होता है। तो जो अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि, वो भी क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी पर नियंत्रण स्थापित करने की वजह से व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, और 2-3 पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। डीडी कौशाम्बी के अनुसार मगध साम्राज्य के पास, या मगध साम्राज्य का
लौह अयस्क एवं तांबे के अयस्क पर नियंत्रण था गहन कृषि करने के लिए एवं मजबूत हथियार बनाने के लिए ये अयस्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि कहीं ना कहीं जो लौह अयस्क प्राप्त हुआ, लौह अयस्क पर इनका नियंत्रण था, वो इनके लिए हितकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे लिखिएगा। मगध के आसपास वन प्रदेश विकसित होने के कारण, आसपास घने जंगल थे, वन प्रदेश विकसित होने के कारण इन्हें आसानी से हाथी प्राप्त होते थे, जिसने गज सेना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये क्या थी? भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो मगध को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने का काम कर रही हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगले पॉइंट, राज्य के आधार स्तंभ कोश मतलब की अर्थव्यवस्था, कोश एवं सेना, दो ही इसके आधार मुख्य रूप से आधार स्तंभ होते हैं। तो कोश एवं सेना में नंदों ने अभूतपूर्व वृद्धि की। याद है आपको कुछ पिछली क्लास का कि महापद्मनंद के पास एक विशाल सेना थी, और जो घनानंद था उसने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं धन वसूलने का, धन संपत्ति संचय का बहुत शौक था। तो इस तरीके से भले ही यही उसका शौक जो है उसके पतन का कारण बना, लेकिन जो आगे मौर्य वंश आएगा उसके लिए एक वरदान भी साबित हुआ। ठीक है, तो अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे जो इसके बाद विदेशी आक्रमण होते हैं, मतलब ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी के पैरेलल आप देखेंगे कि भारत में विदेशी आक्रांता भी घुसने का प्रयास करते रहते हैं।
ठीक है। और इसी के समय ग्रहानंद के समय एक विशेष आक्रमण, जिसका आप चाहे तो सुने भी होंगे नाम, सिकंदर का आक्रमण भी होता है, तो उसको भी आने वाली क्लासेस में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बाकायदे जारी रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।